नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच राहायला हवं. बेटा मी सुशांत तुमचा फिजिक्स टीचर स्वागत करतो भारताच्या सगळ्यात मोठ्या अमेझिंग आणि पॉप्युलर एज्युकेशनल प्लॅटफॉर्मवर ज्याचं नाव आहे बेटा फिजिक्सवाला. बेटा आज आपण समरी या सिरीजचा एक नवीन चॅप्टर इथे कव्हर करणार आहोत आणि ज्याचं नाव आहे बेटा इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. ठीक आहे, पण शॉर्टमध्ये आपण समरी बघूया ह्या चॅप्टरची की नेमकं ह्या चॅप्टरमध्ये जे आहे ते आपल्याला काय दिलेलं आहे, काय इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला काय लक्षात ठेवायला पाहिजे, काय आपण स्किप करू शकतो फॉर टाइम बिंग. असं नाही की त्याच्यावर प्रश्न विचारणारच नाही, पण फ्रिक्वेन्सी त्याच्यावरची विचारणारी कमी असणार आहे. राईट. तर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव्हिंग ऑन टुवर्ड्स व्हॉट अवर न्यू चॅप्टर दॅट इज युअर इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. मग बेसिकली या चॅप्टरमध्ये आपण थोडंसं इंट्रो बघणार आहे. राईट. गॉस लॉज बघणार आहे, त्याची अप्लिकेशन, बेसिकली गॉस लॉज आणि अप्लिकेशन. ठीक आहे. त्यानंतर इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल अँड पोटेन्शियल एनर्जीचा कन्सेप्ट बघूया. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ डायपोल अँड अ सिस्टम ऑफ चार्ज. ओके. इक्विपोटेन्शियल सरफेसेस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस अँड ऑफ ए डायपोल इन अन इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड. त्यानंतर कंडक्टर्स, इन्सुलेटर्स, फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, ह्याच्याबद्दल थोडीशी आयडिया घेऊया. डायलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रिक पोलरायझेशन, कॅपॅसिटर्स अँड कॅपॅसिटन्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर्स इन सिरीज अँड पॅरल. बघा आता सिरीज अँड पॅरलवर बरेच प्रश्न विचारतात, म्हणजे तुम्हाला MST CET म्हणा त्याच्यावर बरेचसे प्रश्न विचारतात तुम्हाला याच्यावर की तुम्हाला सर्किट दिलेली असेल आणि तुम्हाला त्याच्यावरचे प्रश्नाचे उत्तर काढायचे असेल. राईट. कॅपॅसिटन्स ऑफ अ पॅरल प्लेट कॅपॅसिटर विथआउट अँड विथ डायलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, डिस्प्लेसमेंट करंट्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॅपॅसिटर, याच्यावर सुद्धा भरपूर प्रश्न विचारतात. ओके. आणि वॅन डी ग्राफ जनरेटर. तर एवढ्या गोष्टी आज आपण इथे रिवाइज करणार आहोत, त्याची आपण समरी बघणार आहोत. राईट. चला तर सुरू करूया पहिल्या स्लाइड पासून. आपण गॉस लॉ त्यासोबतच थोडंसं मी इंट्रोडक्शन देतो तुम्हाला. ठीक आहे. की असं लक्षात घ्या बेटा, काय म्हणूया आपण की आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये चार्ज बद्दल शिकतो. बघा फिजिक्समध्ये आपण फिजिकल क्वांटिटी बद्दल शिकतो. थोडासा इंट्रो मी तुम्हाला ओव्हरली देणार. फिजिक्समध्ये आपण काय शिकतो बेटा? फिजिकल क्वांटिटी शिकतो आणि चार्ज हे जे आहे एक फिजिकल क्वांटिटी आहे. बरोबर. आता त्या चार्ज बद्दल आपल्याला अभ्यास करायचा आहे आणि चार्ज बद्दल अभ्यास करणे म्हणजे काय बेटा की त्याच्या प्रॉपर्टीज बद्दल बघणे, त्याच्या आजूबाजूची फील्ड बद्दल बघणे, पोटेन्शियल बद्दल बघणे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण चार्जच्या संदर्भात शिकतो जेव्हा ते रेस्ट पोजीशनवर आहे. यानी अगर बेसिकली मैं ये बात करूं बेटा क्या कि अगर मैं चार्ज की स्टडी करना चाहूं तो चार्ज की स्टडी, ठीक है, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मैं बता दे रहा हूं यहां पे चार्ज क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी. पी क्यू बोले तो फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है. तो चार्ज क्या है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी. और अगर चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है तो चार्ज की स्टडी मैं दो स्टेट में कर सकता हूं. पहला होता है स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा होता है बेटा स्टेट ऑफ मोशन, है ना. यानी जब भी आप चार्ज की स्टडी करो तो दो सिचुएशंस में कर सकते हो, जब वो रेस्ट पे है और दूसरा जब वो मोशन पे है. तो जब कभी भी आप चार्ज की स्टडी रेस्ट पे करोगे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे हम, है ना. इसकी स्टडी जो है इट कम्स अंडर द कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. और जब कभी भी आप चार्ज की स्टडी मोशन में करते हो तो इसे बोला जाता है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना. इसको बोला जाता है कि आपका इलेक्ट्रोडायनामिक्स. बराबर. अब चार्ज की स्टडी जब आप रेस्ट पे करते हो तो बेसिकली क्या करते हो? तो हम चार्ज से एसोसिएटेड फील्ड और पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं बेटा, और उसी से एसोसिएटेड एक कंसेप्ट आता है या फिर एक एप्लीकेशन आता है जिसको बोलते हैं हम कैपेसिटर. तो कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होगा, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, ये सारी चीजें उसके एज ए एप्लीकेशन पढ़ते हैं. राइट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? फील्ड के बारे में पढ़ते हैं. किसके फील्ड के बारे में? चार्ज के फील्ड के बारे में पढ़ते हैं. और उसी के साथ साथ उसके पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो आप. ये दो चीजें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कवर करते हैं. इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बेटा हम क्या कवर करते हैं? मान लो आपका करंट हो गया, है ना, और अगर कोई भी कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो वो अपने आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. तो करंट के साथ साथ हम मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे पढ़ते हैं, है ना. कहां पे बेटा? आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स में. इसी के साथ साथ जो एसी होगा, डीसी होगा, ये सारी चीजें आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ते हो. बराबर. तो अब बेसिकली हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बेटा गॉस लॉ के साथ. बराबर है.
तो ये ध्यान में रखना बेटा कि गॉस लॉ क्या बोलता है कि जब कभी भी आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी सपोज करो कि मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट ले लिया हूं, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया हूं और इसके ऊपर मैंने चार्ज कुछ इस तरीके से डिपॉजिट कर दिया हूं, है ना, इवन सरफेस, यानी उसके सरफेस पे पूरी तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, ऐसे पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो इस एक पर्टिकुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, यानी यहां इस पॉइंट पे, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, ये हम गॉस लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। लेकिन इटसेल्फ गॉस लॉ क्या बोलता है कि अगर मान लो ऐसा कोई चार्ज एनक्लोज्ड हो एक कोई भी सरफेस के थ्रू, यानी मैं ये एक आर्बिट्ररी सरफेस ले रहा हूं यहां पे, और जिसके अंदर ये चार्ज जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस चार्ज के थ्रू जो फ्लक्स होता है, यानी सॉरी इस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होता है वो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर मान लो मैंने एक बॉडी ली जिसके ऊपर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और मैं चाह रहा हूं कि उसके अराउंड मैंने एक सरफेस एरिया बना दिया, ओके, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे हम, मैं यहां पे जी एस कर देता हूं, दैट इज कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस, ओके। तो उस गॉसियन सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा? तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, where q is the charge deposited or placed on the surface of this body, है ना। this is what your Gauss law, बराबर। अब इस गॉस लॉ का यूज करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं, यानी हम ऐसी ऐसी चीजों के आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जैसे लाइक आपका स्पीयर हो गया, आपका लॉन्ग वायर हो गया, आपका प्लेन शीट हो गया, उसके आजू बाजू आप फील्ड निकाल सकते हो, राइट। तो ये हो गया बेसिकली आपका गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ यानी इतना ध्यान में रखना बेटा क्या कि द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज नथिंग बट व्हाट, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, फाइन। सो दैट इज योर व्हाट, गॉस लॉ। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अभी इसी का एप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। कहां की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कि मान लो एक स्फीयर है ऐसा जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और मैंने उसके सेंटर से लेके एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे, देखो ये यहां से लेके यहां तक स्मॉल आर डिस्टेंस है ना। उस स्मॉल आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस स्फीयर के सेंटर के थ्रू, तो ये हम गॉस लॉ यूज करके निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू? दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इज योर आंसर। यानी अगर मान लो एक चार्ज क्यू है जो मैंने इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर दिया है, तो और ये स्फीयर है बेटा, तो उसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल आर। हमने स्मॉल आर क्या लिया? उसके सेंटर से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लिया, तो वो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर वो मुझे निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला है दैट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमने गॉस लॉ के मदद से ही लिया है, राइट। उसी के साथ साथ अगर मान लो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो आपका चार्ज अपॉन एरिया। अब एरिया यहां पे कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो उस केस में अगर मान लो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है बेटा, तो उस केस में आपका फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, where capital R is the radius of the sphere, small r is the distance of that point where you want to know the electric field at a distance that is capital R, so small r from the center, fine. Moving on to the next application, that is your what, the long wire, or I can say the small cylinder. अब suppose करो कि ये ऐसा सिलेंडर है या फिर ऐसी एक वायर है, और वायर के ऊपर मैंने ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वायर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और उसके सेंटर लाइन से या फिर उसके एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है, तो फॉर्मूला मेरा ये रहेगा कि E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज नथिंग बट लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी मैं यहां पे बोल सकता हूं कि लैम्बडा क्या हो जाएगा? वेयर व्हाट? लैम्बडा, एक सेकेंड, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? जो भी आपने चार्ज डिपॉजिट किया है अपॉन द लेंथ। लेंथ अभी यहां पे कितनी आ जाएगी? मैं कैपिटल एल ले लेता हूं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर चार्ज, सॉरी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी
पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज इस वायर के ऊपर या फिर सिलेंडर के ऊपर डिपॉजिट है वो, राइट। सो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, फ्रॉम the axis of the cylinder at a point which is a distance small r from it, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सिलेंडर के एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे या फिर पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आपको पता रहने को होना कि लैम्बडा क्या है, बाकी तो चीजें आपको मिल ही जाती। फिर मैं यहां पे लिख दूं क्या, लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। Lambda is what? Linear charge density. Is it okay? Fine. चलो, अब आखिरी बचता है बेटा क्या, प्लेन शीट। कि प्लेन शीट के आजू बाजू कितना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो अगर मान लो वही सिग्मा अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो, तुम्हारा क्यू अपॉन एरिया हो, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, तो फॉर्मूला बनता है ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वेयर सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस फॉर्मूला गिव्स यू व्हाट, कि अगर एक कोई भी प्लेन शीट आपको रखी गई है और प्लेन शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, तो उससे उसके पास में, एकदम दूर नहीं, उसके पास में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सो ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना, क्योंकि यही फॉर्मूला हमको कैपेसिटर में यूज होता है, क्योंकि कैपेसिटर हम पैरेलल प्लेट से बनाते हैं और पैरेलल प्लेट के आजू बाजू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो सिग्मा अपॉन ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट होती है। आजू बाजू तो नहीं बोलूंगा, जिस साइड में चार्ज डिपॉजिट रहेंगे उस साइड, यानी अगर मान लो चार्ज डिपॉजिटेड ये साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही मिलेगी, अगर दूसरे साइड है तो दूसरे साइड भी मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये कंसेप्ट क्या है बेटा, देखो आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या, कि अगर हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से उठाया और एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया, राइट, तो ये करने के लिए हमको वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही वर्क डन जो है उस ऑब्जेक्ट में स्टोर होता है एज द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब वही कंसेप्ट हमको यहां पे यूज करना है। ये ऐसा क्यों करना है, देखो मैं बताता हूं आपको। अगर मान लो मेरे पास दो चार्जेस है, सपोज करो ये मेरे पास प्लस क्यू है, ठीक है, और ये सपोज करो ये है मेरे पास दूसरा एक प्लस Q2 है, पकड़ लो ये Q1 है। अब अगर मान लो मैंने Q1 को यहां पे फिक्स रख दिया और Q2 को इसके पास लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या वो अपने आप आ जाएगा या मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा? सोच के बताओ आंसर, है ना। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फोर्स लगाना ही पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बेटा मुझे फोर्स? क्योंकि देखो प्लस प्लस क्या होता है, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन के अगेंस्ट अगर मेरे को इसको यहां से यहां तक लाके रखना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो वही वर्क डन अगर मान लो मैं ये Q2 को यहां से अगर यहां लेके आता हूं, तो मैंने इसके ऊपर वर्क डन किया, तो यही वर्क डन यहां पे स्टोर होता है क्या, एज ए पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। अगर मैं यहां पे प्लस की जगह माइनस रखता, बराबर, तो ये अपने आप तो पास आ जाता, लेकिन इसको अगर मुझे उससे दूर लेके जाना है तो मुझे और फोर्स लगाना पड़ता। यानी बेसिकली अगर मैं कोई भी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन स्टोर होता है उस चार्ज में एज दी पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन कैसे बोलते हैं बेटा, कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज और द सोर्स चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलता है देखो, the work done in bringing a charge from infinity to a particular point in an electric field, that is called as what, potential energy। यानी बेसिकली आपको ऐसा समझना है कि मान लो ये एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, रेड कलर का बना दूं आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर प्लस क्यू, ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज के आजू बाजू जो है एक फील्ड बन गई है कुछ इस तरीके से, मान लो, ओके। अब मैंने क्या किया बेटा, एक दूसरे चार्ज को, है ना, एक छोटा जो चार्ज है यहां से मैंने इसको यहां से निकाल के यहां लेके आया, है ना, यानी ये पॉइंट है, इसको यहां से निकाल के यहां लेके आया। समझ में आ गया? तो बेसिकली मैंने क्या किया बेटा, इस छोटे प्लस क्यू चार्ज को बाहर से प्लस बड़े वाले क्यू के चार्ज के फील्ड में लेके आया। यानी पहले ये फील्ड में नहीं था, अभी ये फील्ड में है। तो जब फील्ड में नहीं था तो उसको हम इन्फिनिटी पकड़ेंगे, और जब वो फील्ड में आएगा
तो उसका डिस्टेंस कैपिटल क्यू से पकड़ेंगे। अगर मान लो मैंने यहां पे कैपिटल क्यू कुछ यहां मैंने प्लेस कर दिया, तो बेसिकली यहां से यहां यानी आर डिस्टेंस पे मैंने उस स्मॉल वाले प्लस क्यू को लेके आया, राइट। तो जो भी ये मैंने स्मॉल वाला प्लस क्यू यहां पे लेके आया बेटा, उसके लिए जो भी मुझे वर्डन करना पड़ेगा, राइट, दैट इज व्हाट, द पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या कि बेटा इन्फिनिटी क्या होता है, वर्डन क्या होता है, और कैसा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, राइट। नेक्स्ट है उसी तरीके से अभी ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये अलग अलग सिचुएशन में आपको अलग अलग मिलेगी। अगर 2 पॉइंट चार्जेस है ना, अच्छा ये पोटेंशियल का कंसेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का नहीं। अभी पोटेंशियल एनर्जी तो हमने देख लिया, ठीक है, मैं यहीं पे क्लैरिफाई कर देता हूं। हमने ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा, देखो ये आप ये क्या है, यू आर, यानी क्या कि Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे है बेटा, आर डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली मैं एक काम करता हूं, यहां पे Q कैपिटल Q लिखने से अच्छा मैं Q1 Q2 कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हो जाएगा मान लो ये प्लस Q1 और ये हो गया मान लो Q2, राइट। तो U ऑफ R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। So this is what the formula for the potential energy. Okay, this is what the formula for the potential energy. Is that okay? I hope you got it, right? सामने चलते बेटा, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, जहां पे क्या होता है बेटा कि एक Q1 चार्ज के पास आप Q2 को लेके आओ, यानी Q1 के फील्ड में Q2 को लेके आओ, या Q2 के फील्ड में Q1 को लेके आओ, तो जितना आपको एनर्जी जितना आपको वर्डन करना पड़ेगा वही स्टोर होगा उसके सिस्टम में एज ए व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। अब अगर मान लो मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो Q2 चार्ज है ना, यानी ये जो मैं बाहर से इन्फिनिटी से उसके फील्ड में लेके आ रहा हूं, ये जो Q2 चार्ज है वो यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज यानी क्या, 1 कूलम, बराबर। तो बेसिकली यहां पे Q2 1 हो जाएगा, है ना। Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आपको जो एक्सप्रेशन है वो मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 अपॉन आर, राइट। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोले तो आप कोई भी क्या बोलेंगे, चार्ज, किसी भी मैग्नीट्यूड का चार्ज आप उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आओ, तो जितना वर्डन करना पड़ेगा दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वही चार्ज अगर 1 कूलम का है और अगर उसको आप लेके आओ तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। बेसिकली कैसा है, यहां पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हम स्पेस के यानी एक कोई भी चार्ज है तो वो अपने आजू बाजू कितना पोटेंशियल क्रिएट करता है उसके लिए होता है। तो उसमें हम रेफरेंस जो भी चार्ज होता है वो 1 कूलम लेते हैं। दैट इज दी आई कैन से परंपरा चलते आ रही है बेटा, तो ये चीज ऐसी होती है, राइट। तो अब मैंने आपको पोटेंशियल बता दिया, तो देखो पोटेंशियल के जो है वो अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे फॉर अलग अलग कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस बोले तो क्या बोलेंगे, अलग अलग सिस्टम का जो मेकअप है वो। अगर मान लो मैं प्लस क्यू और ये एक दूसरा क्यू है ना, मैं ऐसा लेके आने की कोशिश करूंगा, तो पोटेंशियल क्या बनता है, v अपॉन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी ये क्या है, इस Q चार्ज से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल है, ये अगर मुझे निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। उसी के साथ साथ अगर मान लो मुझे एक डाइपोल का पोटेंशियल निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है बेटा। अभी इसकी जो टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गया। P क्या है यहाँ पे बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज ट्वाइस QL, आपको पता है, और इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो ये माइनस से प्लस की तरफ देखो, ये P का डायरेक्शन है बेटा, ठीक है, और R का डायरेक्शन क्या है कि उसके सेंटर से, डाइपोल की सेंटर से ये वाला है ना, ये जो दिख रहा है आपको, दैट इज दी R। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो यहाँ पे एज ए कॉस थीटा करके आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर मान लो आपको एक डाइपोल दिया है प्लस क्यू माइनस क्यू, है ना, विच इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ट्वाइस L, राइट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे रहेगी, ये डायरेक्शन में रहेगी, बिकॉज इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर मान लो उसके क्या बोलेंगे, उसके फील्ड में, अब ये डाइपोल है तो उसका फील्ड आएगा, तो मैंने क्या पॉइंट ले लिया बेटा यहाँ पे C, ये पॉइंट पे मुझे अगर मान लो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है, डिटरमाइन करना है ये पॉइंट पे, है ना, तो मैं कैसे करूंगा, उसके सेंटर से मैं C तक एक वेक्टर बनाऊंगा, दैट इज द R वेक्टर, और ये तो P वेक्टर है ही है, बाकी तो सारी वैल्यू आपको बताइए, है ना। तो वैल्यू पुटअप करके आपका आंसर निकल जाएगा।
उसी तरीके से अगर मान लो सिस्टम ऑफ चार्ज है इतना, है ना, इतना सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो कैसे होगा बेटा, आपका जो वैल्यू है वो ऐसा निकलेगा, दैट इज 1/4πε0 summation from I is equals to 1 up to n qi upon ri. What is qi beta? Qi is nothing but all the charges. Ri is what? The distance, you know, at a particular distance from the reference point. Fine. So that is what your electric potential. Now equipotential surfaces. Equipotential surfaces क्या होता है बेटा? देखो, इक्वी बोले तो सेम, पोटेंशियल बोले तो पोटेंशियल, जो हमने अभी तक देखा। तो ऐसे पॉइंट स्पेस में जिनका पोटेंशियल सेम हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो मैं यहां पे कोई भी चार्ज पुटअप करता हूं, है ना, मैंने यहां पे अगर कोई भी चार्ज ऐसा पुटअप कर दिया क्यू, तो इस चार्ज से बेटा, है ना, इस चार्ज से ये वाले पॉइंट देखो, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे करते करते अगर आप बीच में बहुत सारे पॉइंट भी ले लिए, है ना, तो भी ये सारे पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और क्यों सेम रहेगा? क्योंकि वो सेम डिस्टेंस पे रहेंगे क्यू से। देखो, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ऐसे सारे डिस्टेंस जो है वो सेम रहेंगे बेटा। तो अगर सेम है तो फॉर्मूला तो क्या है, आपको तो पता ही है, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन आर। कोई बाकी सारी चीजें तो यहाँ पे कांस्टेंट है, खाली क्या बचा है आपका आर, तो वो तो आर सभी के लिए सेम है, राइट। सो देयरफॉर इन सभी को, इस सभी पॉइंट्स को अगर मैं जुड़ा के एक सरफेस बनाता हूं, अगर मान लो इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइंट करके मैं एक सरफेस बनाता हूं, तो दैट इज व्हाट योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। So what is equipotential surface? The surface at which the potential is same is called as what? Equipotential surface. है ना, कैसे होगा? The surface at which electric potential is same is called as equipotential surface. ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अभी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, दैट इज नॉट द बिग डील, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए 2 पॉइंट चार्जेस एंड ऑफ ए डाइपोल इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब बेसिकली कैसा है बेटा, ये ध्यान में रख लो आप कि जैसे मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया, वैसा भी पोटेंशियल एनर्जी सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको बताया नहीं। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि कोई भी चार्ज लेके आ जाओ फील्ड में, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप यूनिट चार्ज लेके आ रहे हो या फिर इमेजिन कर रहे हो कि यूनिट चार्ज लेके आ रहे हो, राइट, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के तो हमने फॉर्मूले देख लिए। पोटेंशियल एनर्जी में बस आपको हर जगह Q1, अगर वहां पे सिर्फ Q लिखा है तो वहां पे Q1 Q2 करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज डिफाइंड एज the total amount of work done to assemble the system of charge by bringing them from infinity to their present locations. That is your what? Electrostatic potential energy. तो अगर मान लो मैं इसके पहले की अगर सारी चीजें मैं ये करूं, तो ये देखो, ये मान लो आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये मान लो प्लस Q1 है, और यहाँ पे आपने प्लस Q2 लेके आए हो, तो आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, राइट। उसी तरीके से मान लो ये एक ऐसे दो ही चार्ज है, अगर मान लो मैं बहुत सारे चार्ज लेके आऊंगा तो कैसे होगा। देखो, फॉर एग्जांपल मैं 4 चार्जेस ले आ रहा हूं, सपोज करो ये पहला चार्ज यहाँ पे है और इस यहाँ पे आजू बाजू कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक दूसरा चार्ज लेके आया यहाँ पे, तो मुझे ये चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। फिर मान लो मैं तीसरा चार्ज लेके आया यहाँ पे, तो मुझे ये जब चार्ज लेके आऊंगा मैं, तो मुझे इसके और इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो, जब मैं बाहर से लेके आऊंगा इसको यहाँ पे,
तो इसकी फील्ड और इसकी फील्ड इसको अपोज करेगी ना, तो मुझे इसके भी फील्ड के अगेंस्ट और इसके भी फील्ड के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा। उसी तरीके से मैं अगर और एक चार्ज लेके आता हूं, मान लो ये प्लस Q4 है, तो मुझे तीनों के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, जब कभी भी आप ऐसे चार्जेस को एक कॉन्फ़िगरेशन में लेके आते हो तो आपको एक टाइप का वर्डन करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द वर्डन ऑफ द वर्डन, आई कैन से ऑन द सिस्टम, ओके, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम तो यहां पे मैं नहीं बोलूंगा, वर्डन इज स्टोर्ड इन दिस सिस्टम, ऐसे बोल सकता हूं मैं यहां पे, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो बेसिकली यहां पे अभी बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता है, तो मैं यहां पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से रेफर कर लो, थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ, राइट। नेक्स्ट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, फ्री चार्जेस एंड द बाउंड चार्जेस। अब देखो बेटा, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो आपको पता है, कंडक्टर्स कैरीज करंट, है ना, कंडक्टर्स कैरीज करंट, और जो इंसुलेटर है वो आई कैन से डू नॉट कैरी द करंट। मैं यहां पे लिख देता हूं, insulators do not carry currents। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, ओके। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या होता है बेटा? फ्री चार्जेस विच आर free to move from one place to another through the the element, and the bound charges which cannot be free। तो बेसिकली जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के, तो एक एक गैप होती है बेटा, बैंड गैप जिसे बोलेंगे अपन, खैर वो तो हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे, अभी हाल फिलहाल इतना ध्यान में लो कि फ्री चार्जेस आर able to move through the element, whereas the bound charges is not able to move through the element, right। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, फ्री चार्जेस constitutes the current, whereas the bound charges do not constitutes the current। मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। फ्री चार्जेस constitute current, bound charges do not constitute current। ठीक है, चलो, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अभी डाइलेक्ट्रिक क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, इसको एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स आर नथिंग बट द इंसुलेटर्स, इतना ध्यान में रखो, यानी दीज आर द सब्सटेंस विच आर नॉट एबल टू कैरी द करंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक्स। मैं ऐसा लिख देता हूं, डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स, है ना। अब इंसुलेटर से तो इसमें क्या रहेंगे बेटा, बाउंड चार्जेस रहेंगे, एंड दे आर नॉट एबल टू कैरी दी करंट, राइट। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है बेटा, किसी भी चीज में, या फिर अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक डाइलेक्ट्रिक है अभी जिसके अंदर तो फ्री चार्जेस नहीं है, लेकिन फ्री चार्जेस अगर नहीं भी हो तो फिर भी उसके अंदर अगर डाइपोल होगा, या फिर डाइपोल अगर हम बना सकेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक थ्योरी बताता हूँ, फिर यहां से आऊंगा उसके सामने, एक सेकेंड। देखो आपको पता है बेटा क्या, कि एटम्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ऑलरेडी, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये चीज मैं इसी को बनाता हूँ, देखो सेम यहाँ पे बनाता हूँ मैं, कि अगर मान लो ये आपका प्लस चार्ज है या फिर न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, कुछ इस तरीके से रिवॉल्व होते हैं, बराबर है, आई यू गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने इस एटम को ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, मान लो ये इधर प्लस है और ये वो साइड में क्या है बेटा, माइनस है।
रख दिया मैंने। अब कैसे होगा बेटा, ये जो प्लस चार्ज है, प्लस से क्या होगा रिपेल, और जो माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं यहां पे देखो मैं ऐसे बना देता हूं, ये अलग अलग शेल के जो है, ये यहां पे ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन बना लेता हूं माइनस, ये घूम रहे हैं ऐसे, बराबर। अब बेसिकली क्या होगा, ये माइनस इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और ये जो प्लस है इस प्लस को रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट होंगे और प्लस उधर जाएगा। तो बेसिकली क्या हो जाता है जब ऐसी चीज होती है, यानी जब कभी भी अगर मान लो आपने एक इंसुलेटर को, अभी इंसुलेटर होगा तो फिर भी उसके अंदर ऐसे होगा ना, और ये सारे बाउंड चार्जेस है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकते, तो उनके ऊपर क्या एक्ट होता है बेटा, एक फोर्स एक्ट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है सभी के ऊपर, और उस फील्ड के वजह से जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, यानी ये आपका हो गया मान लो न्यूक्लियस, है ना, ये आपका हो गया अगर मान लो न्यूक्लियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ ऐसे मूव होंगे, प्लस उधर जाएगा, और ये जो माइनस वाले हैं वो इधर आने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, यानी ये माइनस है तो इधर प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वापस इधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस उनको रिपेल करेंगे। अब बेसिकली क्या हो जाता है, इन तीनों का जो सेंटर हो जाता है, मैं यहां पे ये कंसिडर कर सकता हूं, और जैसे ये तीन निगेटिव चार्ज है तो मैं यहां पे लिख दूं प्लस क्यू 3Q, है ना, सॉरी -3Q, मैं यहां पे लिख दूं -3Q, तो ये हो जाता है तुम्हारा क्या, +3Q। अब देखो -3Q +3Q, इट इज सेपरेटेड बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये इतना डिस्टेंस, मैं उसको अगर ट्वाइस एल कंसिडर कर लूं तो ये क्या हो जाता है बेटा, डाइपोल, है ना। तो जब हम ये चीज करते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, राइट। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स, ओके, एंड मैं यहां पे लिख दूं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन is the process by which substance get polarized. Substance get polarized, है ना। ये बात ध्यान में रखना, अभी पोलराइज होना यानी क्या, शुरुआत में अगर मान लो वहां पे डाइपोल्स नहीं है तो बाद में डाइपोल्स क्रिएट होना, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो दो टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होंगे, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होंगे और दूसरे होंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स यानी क्या, उनमें ओरिजिनली डाइपोल्स होते हैं, बाय वॉट एवर बी द रीजन, उनमें ओरिजिनली डाइपोल्स होते हैं, लेकिन वो डाइपोल्स जो है वो रैंडमली अरेंज होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें डाइपोल होते ही नहीं है। डाइपोल नहीं होने का मतलब क्या, कि ये वाला फिनोमिना उनमें नहीं होना, ये वाला फिनोमिना उनमें नहीं है, तो दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये वाला कहा गया, हाँ, ये वाला फिनोमिना होना यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड दिस इज व्हाट द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे प्लस है, एक साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस ट्वाइस एल, सो दैट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो बेसिकली आपका जो HCl है, तो ये देखो H पॉजिटिव Cl निगेटिव होता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है, राइट। और जो भी चार्जेस डेवलप होते हैं वो तो सेम होते हैं, तो बेसिकली ये बन जाता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। उसी तरीके से H2O भी बन जाता है, और ये जो है दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ये क्या होता है बेटा, at normal condition no dipoles are formed, but when we place it in the external field it get polarized। ये ऐसे तुम्हारे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं कि इनमें शुरुआत में डाइपोल नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इनको एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या हो जाता है बेटा, इनमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दैट इज यू नो आई कैन से द पोलर एंड द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अभी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को कैसे पोलराइज किया जाए, देखो सपोज करो ये एक सब्सटेंस है, ओके, और ये जो है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो बेसिकली यहाँ पे मुझे डाइपोल नहीं दिखेंगे। ये जो आपको एक ऐसा गोल दिख रहा है ना, ये जो आपको गोल दिख रहा है, ये गोल कैसा है बेटा, कि उसी में ही प्लस और माइनस चार्ज है, लाइक एटम, सिंपल एटम। लेकिन जैसे ही मैं उसको एक बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो मुझे जो है वो कुछ इस तरीके से उसके अरेंजमेंट मिलते हैं, यानी आई गेट द डाइपोल्स लाइक दिस, दैट इज माइनस प्लस लाइक दिस। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। यानी
मैंने ऐसे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, देखो यहाँ पे नॉन जीरो लिखा हुआ है, अगर नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो ऐसे अरेंज हो जाता है, देखो ऐसे अरेंज हो गए तो प्लस और माइनस, राइट। अभी पोलराइजेशन ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन क्या था कि जो भी पोल्स है उसको क्रिएट करना या फिर उसमें पोलराइजेशन करना, राइट। अब यहां पे कैसा होता है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें जो ऑलरेडी डाइपोल्स होते हैं वो होते हैं लेकिन रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दे तो सारे डाइपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और ये जो है एज इट विल गेट पोलराइज्ड। बोलने का मतलब ये है कि पोलराइज्ड और नॉन पोलराइज, पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में, ठीक है बेटा, ये डिफरेंस होता है कि पोलर में ऑलरेडी डाइपोल्स होते हैं, उसमें बनाने नहीं पड़ते, लेकिन वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, तो जिसकी वजह से एक नेट डाइपोल मोमेंट नहीं मिल पाती। लेकिन अगर मैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करूं तो उसमें ऑलरेडी डाइपोल्स नहीं होते, जब हम फील्ड में रखते हैं तो वहां पे डाइपोल क्रिएट होते हैं और वो अलाइन होते हैं एक्सटर्नल फील्ड से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट, अब देखो कैसे होता है कि अगर मान लो मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में या फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, देखो मैंने ये डाइलेक्ट्रिक को रख दिया, समझ में आ रहा है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक यानी क्या, ये इंसुलेटर। अभी इसमें ऑलरेडी डाइपोल्स बने हुए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मैंने माइनस जो है ऐसी प्लेट को चार्ज दिया है, यानी ऐसी दो प्लेट्स है समझ लो, और उन दोनों के बीच में एक क्या है बेटा, एक सब्सटेंस है दैट बिहेव्स एज द डाइलेक्ट्रिक, यानी ही क्या, आपका इंसुलेटर। तो बेसिकली क्या है बेटा कि ये जो चीज है ना, ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है, जब इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो सभी के डाइपोल जो है वो एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, प्लस टू माइनस, तो यहां पे देखो ये प्लस है और यहां पे माइनस है, तो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन ये है। लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है तो उसका ये फेस एज ए निगेटिव फेस बिहेव करता है और ये पॉजिटिव, तो ये देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। उस केस में क्या होता है बेटा, बाहर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है लेकिन अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो प्लस से माइनस क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेसिकली बाहर की और अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो यहां पे रिड्यूस हो जाती है। यानी अगर मान लो ई जो है वेक्टर आपकी बाहर की फील्ड है, ई डैश जो वेक्टर है वो अंदर की फील्ड है, तो आपका जो ई नेट आएगा, मैं यहां पे लिख दूं ई नेट, ई नेट कितना आता है बेटा, ई वेक्टर माइनस ई डैश वेक्टर, ऐसा जो है आपको एक एक्सप्रेशन आता है ना। यानी बेसिकली जब कभी भी हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। अभी ये क्या चीज है बेटा, देखो ये दिख रहा है आपको, दो प्लेट्स को मैं कुछ इस तरीके से अरेंज करूंगा, एक को प्लस और एक को माइनस दूंगा, इस पे पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। अगर इसके ऊपर मैंने चार्ज Q और इसके ऊपर चार्ज मैंने माइनस Q डिपॉजिट कर दिया या फिर लेके आया, तो जो कैपेसिटेंस होता है ना C इज इक्वल टू बन जाता है Q अपॉन V, है ना। तो दिस इज व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटेंस यानी क्या होता है बेटा कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, दैट इज इट, नथिंग एल्स इज देयर, ठीक है। So this is what capacitance of capacitor. ठीक है, so that is what capacitance of capacitor, that C is equals to Q upon V। यानी अगर मान लो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, यानी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी दो प्लेट्स को हमने ऐसे अरेंज किया है, एक ऐसा एक ऐसा, इसके ऊपर हमने प्लस अगर डिपॉजिट किया है तो इसके ऊपर माइनस इंड्यूस हो सकता है या फिर आप डिपॉजिट कर सकते हो, उसके वजह से यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू होगा। और अगर ये चीज होगी बेटा तो ये प्लेट में एक कैपेसिटेंस रहेगा जिसका फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, राइट। अब यही कैपेसिटर्स को हम सीरीज और पैरेलल में लगाएंगे, तो कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, है ना। तो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन कैसे होंगे, जैसे देखो हमने 10th स्टैंडर्ड में ये बनाया था क्या कि रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अगर मान लो मैं सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाता हूं तो सबका मुझे एडिशन करना पड़ता है, राइट।
उसी तरीके से अगर मैं सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाऊंगा तो रिजल्टेंट कैसे रहेगा, सारे कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में लगाऊंगा तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना रहेगा। तो ये देखो सीरीज में लगा दिया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कैपेसिटर। तो अगर ऐसी चीज है तो जो भी आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो बन जाता है कितना, 1/Cp, यानी ये जो हमने क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस में पैरेलल के लिए लिया था वैसे यहां पे लगेगा। 1/Cp इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 1/Cn तक। अभी यहां पे तो 3 है तो 3 तक जाएगा। तो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर मैंने कैपेसिटेंस को सीरीज में लगा दिया तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। वही चीज अगर मैं इनको पैरेलल में लगाता हूं तो सीधा एडिशन हो जाता है क्या, यहां पे Cp नहीं चाहिए, यहां पे Cs चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक है, और ये जो Cp होता है, Cp इज इक्वल टू बन जाता है आपका C1 प्लस C2 अप टू कहां तक बेटा, अप टू Cn तक। So this is the formula for what? Capacitance in series. I hope this is clear. So capacitance in parallel and capacitance in series. अब कैपेसिटेंस, अभी जो हमने कैपेसिटर देखा तो उसके बीच में हमने कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं रखा था। ये देखो, ये दिख रहा है, ये जो कैपेसिटर्स था, ये जो कैपेसिटर था, इसके अंदर कोई बीच में कोई मटेरियल रखे क्या हमने, डाइलेक्ट्रिक नहीं रखे। अब क्या करेंगे, उसमें हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने की कोशिश करेंगे। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू Q/V। अभी चार्ज गिनना तो यार इतना इजी तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं बेटा कि जो भी कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू कुछ ऐसे पैरामीटर्स में लेके आते हैं जो हम गिन सकते हैं, जैसे बेसिकली एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, लाइक दैट। तो ये देखो, अगर उस तरीके से देखा जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू A/0/D बनता है, यानी C इज इक्वल टू Q/V तो बनता ही बनता है, लेकिन साथ में ये भी फॉर्मूला कैपेसिटेंस का बनता है विद रिस्पेक्ट टू द एरिया ऑफ द प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ε0 तो है ही है, राइट। तो ये चीज हो गई विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो देखो विदाउट डाइलेक्ट्रिक में कैसे होगा, इसकी अगर मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है, तो प्लस से माइनस की तरफ क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ओके। और जो भी आपका कैपेसिटेंस रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इन दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, तो फिर उसका कैपेसिटेंस कैसे मॉडिफाई होगा, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, प्लेट के बीच का डिस्टेंस इज द स्मॉल डी, और मैंने जिस थिकनेस की स्लैब यहां पे डाली दैट इज स्मॉल टी। बेसिकली C इज इक्वल टू मेरा फॉर्मूला बन जाता है ये, है ना, C इज इक्वल टू A/0/D माइनस टी प्लस टी बाई के। अभी D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। देखो यहां पे दिया है स्मॉल d, यस, और जो T है दैट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब के साथ साथ वैरी होता है। होमवर्क में ये जरूर देख लेना कि अगर मान लो मैंने ये वाले ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है वो पैरेलल में पूरे अरेंज करके फील कर दिया या फिर सीरीज में पूरे अरेंज करके फील कर दिया, तो कैसे फॉर्मूलेज वहां पे आएंगे, इसको थोड़ा सा आप चेकआउट कर लेना बेटा, ठीक है। बाकी ये बेसिक फॉर्मूले रहेंगे, ये आपको काम में आएंगे। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का मतलब क्या है बेटा, कि जब कभी भी आप कैपेसिटर को चार्ज करोगे, यानी सपोज करो ये मैंने कैपेसिटर लगा दिया ऐसा, अब ये डिस्चार्ज है और उसको मैंने एक डीसी सोर्स के अक्रॉस लगा दिया, तो बेसिकली क्या होगा बेटा, कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर चार्ज कैसे होगा, अगर मान लो ये अभी ये प्लस है तो यहां से जो है ये ट्रेडिशनल क्या बोलेंगे कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ऐसी होगी। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। तो बेसिकली कैसा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर डिपॉजिट होते जाएंगे, इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उसके इसको काउंटर करने के लिए यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, अगर मान लो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे लेके आया, ये इलेक्ट्रॉन मैंने पहला यहां पे लेके आया शुरुआत वाला, तो मुझे कोई वर्डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लेके आता हूं तो मुझे वर्डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन मुझे देखना पड़ेगा। फिर मैं जो है बेटा एक तीसरा चार्ज लेके आऊंगा यहां पे, तो मुझे उसके अगेंस्ट, फिर मुझे इन दोनों के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा।
फिर मैं एक चार्ज लेके आऊंगा यहाँ पे, तो मुझे इन तीनों के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा। यानी बोलने का मतलब क्या है कि जब कभी भी कैपेसिटर चार्ज होता है तो वर्डन होता है, और वही वर्डन कैपेसिटर में स्टोर होता है एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बेटा? C is equals to half q square by c, sorry, v is equals u is equals to half q square by c, that is equals to half cv square and that is equals to half qe। तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, आप ध्यान में रखो। लास्टली इज द वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज द डिवाइस, ठीक है, जो एक बहुत ही बड़ी चार्ज बॉडी या फिर बहुत ही हाई पोटेंशियल वाली एक चार्ज बॉडी बनाती है। ओके, और बेसिकली ये यूज होती है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट करने के लिए। यानी सपोज करो आप जैसे तैसे इतना बड़ा चार्ज बना दिए, है ना, और इस चार्ज के पास, यानी ये हो गया आपका Q, और इस चार्ज के पास मैंने एक छुटकू सा चार्ज लेके आया स्मॉल q, अब दोनों मान लो पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ इसके ऊपर बहुत बड़ा फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट होगा, और इसके वजह से ये सीधा बाहर जाएगा बहुत बड़ी वेलोसिटी से। वही कंसेप्ट है यहाँ पे, इसमें वैन डी ग्राफ जनरेटर में। वैन डी ग्राफ जनरेटर ये क्या चीज होती है बेटा? दिस इज द डिवाइस विच इज यूज टू क्रिएट अ चार्ज्ड बॉडी, है ना। यहाँ पे कैसे होता है देखो, ये आपको सोर्स दिख रहा है 50 केवी डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई जो है इस ब्रश के थ्रू, ये जो आपको दिख रहा है इस ब्रश के थ्रू और इस बेल्ट के थ्रू, ये यहाँ पे इस डोम पे कलेक्ट हो जाता है, क्या? चार्जेस। यानी यहां से चार्जेस भेजता है और ये चार्जेस बेल्ट के थ्रू ये इस डोम पे आ जाते हैं। अब इस डोम पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होते रहते हैं, और जब वो कलेक्ट होके एक बहुत बड़ा चार्ज वहां पे डेवलप हो जाता है, तो चार्ज डेवलप होने के बाद दैट टोटल बॉडी एक्ट एज द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब उस चार्ज बॉडी के पास, ये देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये अगर मान लो यहाँ पे मैंने आयन सोर्स से कोई भी एक ऐसा आयन लेके आया, तो ये आयन जो है ये इतने जोर से निकलेगा यहां से कि क्या बताओ, उसकी बहुत बढ़िया स्पीड होती है। और ये स्पीड से हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस है, बम्बार्डमेंट्स है, डिकेज है, ये सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहां पे लिख दूं ऐसा क्या, कि वैन डी ग्राफ जनरेटर VDG इज यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग मैं फॉर ऐसे लिख दूं, एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, दिस इज द बेसिक थिंग फॉर विच द वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड। अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो यहाँ पे आपको इसका डायग्राम पूछेगा, और अगर सीईटी में बात करूं तो आपको इसके यूजेस पूछ सकते हैं, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द समरी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेसिकली हमने वो टॉपिक यहाँ पे कवर करे हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। एक डिस्प्लेसमेंट करंट वहां पे नहीं हुआ है। डिस्प्लेसमेंट करंट इतना ध्यान में रखना बेटा कि क्या चीज होती है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर, वो जो आपका करंट है, जो आपकी, जैसे आप कैपेसिटर लगाते हो कोई भी सर्किट में, तो करंट जो है बेटा वो कनेक्टिंग वायर से तो गुजरता है, लेकिन जो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, क्या बोलते हैं, आपके कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो आपको सपोज करना है कि वहां से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर डिस्प्लेसमेंट करंट। इतना ध्यान में रखो फॉर योर कमिंग एग्जाम। बाद में उसकी डेफिनेशन, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन भी है वहां पे, उसकी डायग्राम भी है टेक्स्ट बुक में, थोड़ा सा एक बार देख लेना। तो रिवीजन में हमने आज क्या देखा बेटा, वी हैव सीन अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, इसमें हमने बेसिकली दो कंसेप्ट के ऊपर फोकस किया। पहला जो था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, गॉस लॉ का यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द स्पीयर, देन द वायर एंड द प्लेन शीट ये निकाला, और उसी के साथ साथ हमने पोटेंशियल भी निकाला, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये बेसिकली हमने यहां पे देखा। फिर इसी के साथ साथ हमने कैपेसिटर देखा, वैन डी ग्राफ जनरेटर देखा, डाइलेक्ट्रिक्स देखा, उसका पोलराइजेशन देखा। तो ये सारी चीजें एज ए कॉम्बो में आपको सारी मिल जाती है यहां पे। फाइन, होमवर्क में मैं यहां पे ऐसा लिख दूं क्या, कि फॉर बोर्ड एग्जाम
फॉर बोर्ड एग्जाम क्या करना है आपको? रीड टेक्स्ट बुक, ओके, एंड PW notes. This is more than sufficient for your board exam, okay. And second for CET, ओके, अभी मान लो अगर किसी के पास ये नोट्स नहीं होंगे तो वो अपने नोट्स भी यूज कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। फॉर CET गो थ्रू फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। So this is how you need to do that, fine. So I think that's all for today. एग्जाम पास में आ रही है, पुश करो खुद को बेटा, आप डेफिनेटली कर सकते हो, नॉट एन इशू। हिम्मत कभी हारनी नहीं है, लेकिन स्ट्रेस भी लेना नहीं है। जितना ताकत है उतने ताकत से पढ़ो, बाकी सारी चीज़ें जो है वो छोड़ दो। आपने जितनी मेहनत करी है आपका उसका आउटपुट 100% मिले, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।